कक्षा 8 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, उनका सामान्य परिचय आपको दिया जा चुका है। उनसे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं, कितने तरह के सूक्ष्मजीव कितने समूहों में बांटे जा सकते हैं, यह सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। संक्रमण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ा जा चुका है। आज हम देखेंगे कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं जिनसे बीमारियाँ फैलती हैं, वह किन किन माध्यमों से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और वह किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। तो पहले देखें संक्रमण के तरीके क्या क्या होते हैं। हमने यह पढ़ा है कि सूक्ष्मजीव जो हैं वह वायु, जल और हवा के माध्यम से हमारे शरीर में भीतर जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को यह संक्रमण होता है उस व्यक्ति के द्वारा पहले यह वायु, जल या भोजन के माध्यम से या व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने का प्रयास करते हैं। वायु पहले जो वायु से के माध्यम से फैलने वाले हैं वो पहले संक्रमित व्यक्ति से वायु में जाते हैं, फिर उस वायु के संपर्क में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। जल के माध्यम से फैलने वाले पहले संक्रमित व्यक्ति से वह जीवाणु विषाणु जो है वह जल में पहुंचते हैं और जल से फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से भी जो फैलने वाले जीवाणु या विषाणु हैं या बैक्टीरिया हैं, वह सीधे जो व्यक्ति रोगी है उसके जब हम संपर्क में आते हैं तो वह हमें भी बीमार कर देते हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो कि वायु द्वारा फैलते हैं, कौन से जल से द्वारा फैलते हैं, दूषित जल द्वारा, कौन मिट्टी के द्वारा। माध्यम के तरीके क्या क्या हैं वो देखें। वायु के द्वारा फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, जैसे सर्दी और जुकाम या इन्फ्लुएंजा। इनसे पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जुकाम हो जाता है। कैसे होता है, जब पीड़ित व्यक्ति जो है जुखाम से या इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो उसके छींक के साथ पानी जैसे द्रव की छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं छींकने से, और इसी पानी की बूंदों के साथ जुकाम रोग के लाखों विषाणु भी हवा में फैल जाते हैं और सांस के साथ यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो यह विधि होती है वायु के द्वारा फैलने का। और दूषित जल द्वारा कैसे फैलते हैं, मनुष्य में बहुत से जो रोग हैं वो दूषित जल पीने के कारण होते हैं, जैसे हैजा रोगी के शरीर से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह जब पेयजल में मिल जाते हैं और कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस दूषित जल को पी लेता है तो वह व्यक्ति भी उस हैजा रोग का शिकार हो जाता है। कुछ मिट्टी द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ की बहुत सी जातियाँ मिट्टी में पाई जाती हैं। वह जो सब्जियां उस मिट्टी में उगती हैं उन सब्जियों के साथ स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर के भीतर तक पहुंचते हैं। अगर सब्जियां अच्छे से साफ करके नहीं खाई जाती हैं तो यह प्रोटोजोआ के जीवाणु विषाणु जो हैं, प्रोटोजोआ के जो सूक्ष्म अंडे होते हैं वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उन्हें संक्रमित कर देते हैं। इस तरह के रोगों में जो कि मिट्टी द्वारा फैलते हैं उनमें फोड़े फुंसी फैलाने वाले रोग, पेट का केंचुआ जो है वह भी मिट्टी के द्वारा ही फैलता है, और पिंड कृमि वह भी मिट्टी के द्वारा फैलता है। मिट्टी के द्वारा फैलने का मतलब जो हम उस खेत में जो सब्जियां उगाते हैं जब उसे हम अच्छी तरह से बिना साफ़ किए यूज़ कर लेते हैं तो वह उन रोग कारकों को हमारे शरीर के भीतर तक उसी सब्जियों के माध्यम से पहुंच जाती हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, जैसे मलेरिया। जब स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया के रोगाणु का वाहक है वह काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के रोगाणुओं से संक्रमित हो जाता है। इसी तरह डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर यह भी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से और जापानी मस्तिष्क ज्वर
मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। कुछ लोगों के पैर हाथी जैसे होता है, हाथी के पैर की तरह समान मोटा दिखाई देने लगता है। यह भी एक रोग है जिसे फील पाँव या फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। यह रोग भी मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ही फैलाया जाता है। तो संक्रमित व्यक्ति से किसी कीट द्वारा या सीधे संपर्क द्वारा या मिट्टी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से शरीर संक्रमित व्यक्ति से रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच करके उसको संक्रमित कर देते हैं और वह भी बीमार हो जाता है। अब कैसे इनसे बचाव कर सकते हैं हम? बचाव के तरीके क्या हैं? हम जान चुके हैं कि संक्रमण के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और अगर हम उस माध्यम को ही रोगाणु मुक्त कर दें जिस माध्यम से यह रोग फैल रहा है, तो बीमारी फैलने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं इस तरह के कि जिससे कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को या उन माध्यमों को कैसे साफ स्वच्छ रख सकते हैं जिनसे कि बीमारियां फैलती हैं, वह तरीके देखें। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर या जिसे जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से, इन बीमारियों से बचने हेतु, चूँकि ये सब मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है। और अपने आसपास गड्ढों में, खेतों में जो है नीम की खली का उपयोग करते हैं जिससे कि मच्छर पनपने न पाएँ, और शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखते हैं और मच्छरदानी के भीतर सोते हैं। घर के आसपास गंदा पानी एकत्र नहीं होने देते हैं। यह सारी विधियां अपना करके हम मच्छर से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। जो बीमारियां जल के माध्यम से फैलती हैं उसे रोकने के लिए हम शुद्ध जल का प्रयोग करके जो रोगवाहक होते हैं उनसे बचाव कर सकते हैं। स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, अतिसार, पेचिश, पीलिया आदि रोगों को से ग्रसित होने से बचा जा सकता है। मतलब अपने हाथों की साफ सफाई हम करें, जो भी चीज़ें शरीर भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उन्हें हम साफ स्वच्छ रखें तो हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। बारिश के दिनों में अनेक जो है बीमारियों के रोगाणु फैले रहते हैं, और इसके लिए जो तरीका है वह, इनसे बचने का जो तरीका है उसके लिए हम कर सकते हैं कि पानी जो है उसे उबाल कर पिएं और स्वच्छ और साफ पानी पीने का हम प्रयास करें। तो जल से और कैसे मच्छर से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है, इनके तरीके हमने देखे। और इसी तरह हम कीड़े मकोड़े जो बरसात में फैलते हैं उनसे भी अनेक बीमारियां फैलती हैं। खेतों, गड्ढों, तालाबों, इन सब में मच्छरों के लार्वा पनपते हैं जिनसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो आसपास का वातावरण स्वच्छ रख करके हम मक्खियों और मच्छरों से फैलने वाली अनेक बीमारियों से हम बच सकते हैं। और सोते समय अगर हम मच्छरदानी का उपयोग करें तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता को अपना करके शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर मुंह को ढक लेना रुमाल से या हाथ से, वातावरणीय स्वच्छता रखना जैसे खुले में शौच न करना, इन सब उपायों को अपना करके हम इन रोगों से बचाव कर सकते हैं। रोगों से बचाव का एक तरीका और है टीकाकरण। टीकाकरण क्या होता है? जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं, टीकाकरण के बारे में जान लीजिए। जब रोग उत्पन्न करने वाले जीव सबसे पहले हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के भीतर उनसे लड़ने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाता है। अगर कोई जीव अचानक हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमारा शरीर उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए, पहले नया जीव पहुंचता है जब, तो उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए तैयार नहीं रह पाता है या तैयार नहीं रहता है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ मरे हुए उस बीमारी के, किसी भी बीमारी के मरे हुए रोगाणुओं को शरीर में हम प्रवेश करवा देते हैं, तो हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हथियार तैयार कर लेता है। कैसे हम इससे निपटेंगे उससे पहले उसे जानकारी हो जाती है। इसी क्रिया को मृत रोगाणुओं को शरीर में पहुंचाकर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने की जो विधि है वह टीकाकरण कहलाती है। और जो टीकाकरण होता है उसकी एक तालिका दी गई है। कब कौन सा टीका लगता है उसका समय दिया गया है और टीके का नाम दिया गया है। जन्म के समय BCG, OPV और हेमबी या जन्म के समय बच्चे को दिया जाता है। जब वो 6 सप्ताह का होता है तो ये टीके दिए जाते हैं 10 सप्ताह पर। ये तालिका आप देख लें। और कुछ खास चीज़ जैसे 9 माह पे खसरे का टीका लगता है और जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक दी जाती है। 16 से 24 महीने पे जो है वह DPT का टीका लगता है। 5 से 6 वर्ष पे DPT का दूसरा टीका लगता है। 10 वर्ष पे टेटनस का और 16 वर्ष पे टेटनस का टीका लगाया जाता है। इस तालिका को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके 2-3 बार पढ़ लें तो यह समझ में आ जाएगा कि कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के टीके आपको याद रखने हैं। और यह राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका है। तो टीकाकरण के द्वारा, व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा कैसे हम रोगों से बचाव कर सकते हैं और रोग कैसे फैलते हैं, संक्रमण के तरीके क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो फ़ोन करके, कमेंट करके उसको क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। शुभकामनाएं।